ओके अब देखें ये समरी ऑफ कॉस्ट फ्लो इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो कि हमने अपने एग्जांपल में अभी दी हैं। ये सारी आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। देखें फर्स्ट एंट्री हमारी रॉ मटेरियल हमने इशू किया था, ठीक है, 60,000 का, सॉरी रॉ मटेरियल परचेज किया था। तो रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमने रॉ मटेरियल को डेबिट कर दिया और ये अकाउंट्स पेबल हमारे जो है वो 60,000 से क्रेडिट हो गए। दूसरी एंट्री थी हमने रॉ मटेरियल इशू किया था, 52,000 का रॉ मटेरियल हमने इशू किया था, लिहाजा रॉ मटेरियल को हमने क्रेडिट कर दिया, वो हमारा एसेट अकाउंट है, उसमें कमी आई तो 52,000 के साथ क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब ये 52,000 का रॉ मटेरियल कहाँ गया है? ये 50,000 का डायरेक्ट था, तो हमने वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्टली भेज दिया, ठीक है, वो हमने उसको डेबिट कर दिया। हमारे पास दूसरा जो था मैन्युफैक्चरिंग 2000 का इनडायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है, तो हमने वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डेबिट कर दिया। तो ये समझ लें हमारी एंट्री शो अप कर रही है कि रॉ मटेरियल इशू हुआ 52,000 का, 50,000 का डायरेक्ट, 2000 का इनडायरेक्ट, 50,000 डायरेक्ट वाले के लिए वर्क इन प्रोसेस हो गया डेबिट, और आपका उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। अब ये डायरेक्ट के लिए वर्क इन प्रोसेस और इनडायरेक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसकी जो जो आपको पता है कि रीजन हम क्यों करते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम आते हैं एंट्री नंबर 3 पे। 3 को भी देख लें, ये हमारी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड एंट्री है, ठीक है। 75,000 का टोटल लेबर आपका हुआ है, 75,000 का टोटल। इस 75,000 में से 60,000 आपका डायरेक्ट था और 15,000 आपका इनडायरेक्ट था। तो जो 60,000 आपका डायरेक्ट था वो आपने वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर दिया, और जो 15,000 का इनडायरेक्ट था वो आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डेबिट कर दिया। तो ये भी समझ में आ रही है आपको एंट्री क्या है। ये चौथी एंट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, अकाउंट्स पेबल। ये आपको ध्यान में होगा कि मुख्तलिफ छोटे छोटे जो मिक्स थे, यानी कि तो कोई मतलब कोई आप अगर एंट्री को मैं आपको दिखा दूं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल में तो अब देखें अच्छा जी, हाँ ये देखें, ये मुख्तलिफ मिक्सअप हैं, यानी कि मिसलेनियस किस्म की जो जो आपके ओवरहेड है, रेंट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड में से यूटिलिटीज वगैरह, ये कुल मिला के 40,000 का हुआ था। तो ये आपका ओवरहेड है जो कि 40,000 का ओवरहेड आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट किया और अकाउंट्स पेबल आपने इसके साथ क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। फिर पांचवी एंट्री थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये भी आपका फैक्ट्री रिलेटेड कौन कौन सा था? प्रॉपर्टी टैक्स पेबल आपका था, और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर हुई थी। तो ये दोनों आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपने चार्ज, ठीक है। तो ये आपका डेबिट हो गया और ये आपके क्रेडिट हो गया। अच्छा, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपकी फैक्ट्री रिलेटेड डेप्रिसिएशन थी। मैंने आपको याद होगा कि जब फैक्ट्री रिलेटेड डेप्रिसिएशन होती है तो ओवरहेड का हिस्सा होती है वो, इसलिए हमने ओवरहेड को 18,000 के साथ डेबिट कर दिया, और हमने जो है वो यहाँ पे मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 18,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। इन सारी एंट्रीज में आप एक चीज देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हो रहा है कंटिन्यूअसली, कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, जो जैसे जैसे आपका जो जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, सेवेंथ एंट्री पे आ जाएं। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं, एक एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो वो अब दूसरा अप्लाइड होता है। अप्लाइड जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट होता है। मैंने आपको बताया था कि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हम शुरू से ही अपना मंथ के स्टार्ट से ही शुरू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे जॉब कंप्लीट होती है तो उसके जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं उसमें से मल्टीप्लाई करके प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हम उसका जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखें, पूरे मंथ का हमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि शुरू में ही हम सारी की सारी ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैलकुलेट करने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। वो वक्त के साथ, जैसे फर्ज करें अगर बिजली के बिल हैं, जब आएंगे तो पता चलेगा कि कितना हुआ। अगर कोई कोई जॉब है आपकी बिजली के बिलों से, फर्ज करें बिजली के बिल आते हैं 26 को और आपकी जॉब जो है वो हो गई 15 को, तो 15 तारीख को आपको उस जॉब की कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी है ना, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो अप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे आप? तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट था उसके बेसिस पे उसको अप्लाई करके दे दिया, ठीक है। तो ये सातवीं एंट्री आपने आपकी जो है वो 90,000 की, वो वर्क इन प्रोसेस आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट हो रहा है और वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो रहा है। यहाँ से आप देखें कि ये जो एंट्री है ये हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई किया है। तो ये अप्लाई कैसे करेंगे? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्रेडिट कर देंगे। आठवीं एंट्री सैलरीज एक्सपेंसेस है, ये समझ लें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है।
फिर ये सैलरी पेएबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गई, ठीक है जी। फिर ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ये भी थोड़े आपके जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। 7 तक आपका किस्सा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 8वीं से ऑनवर्ड्स जो है वो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ये आम की बिल्कुल सिंपल वही अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप जो है वो करते आ रहे हो। अच्छा जी, फिर फिनिश गुड्स, अच्छा फिर आपने जो चीजें जॉब ए आपको पता था वो कंप्लीट होके आपने वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में भेज दी, तो फिनिश गुड्स आपके अकाउंट हो गए डेबिट और आपका वर्क इन प्रोसेस हो गया क्रेडिट, ठीक है जी। फिर अब 12वीं एंट्री क्या है, आपने जो है वो आपने सेल किया है, ठीक है। तो आपने जो 1,58,000 की जो इन्वेंट्री थी जो फिनिश गुड्स में चली गई, उसमें से उसका कुछ हिस्सा आपको याद होगा 1,000 यूनिट हमने टोटल बनाए थे, 750 आपने सेल किए। जो 750 आपने सेल किए उसकी प्राइस आपने 2,25,000 रुपए ली है, तो सेल्स आपकी हो गई 2,25,000 से क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल्स आपके हो गए 2,25,000 से डेबिट, ठीक है जी। अच्छा, इस सेल के पीछे जो आपकी फिनिश गुड्स जो आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री कैसे लगेगी? फिनिश गुड्स इनकी जो ये 2,25,000 की जो 750 यूनिट आपने सेल किए हैं, इनकी कॉस्ट 1,18,500 है, ठीक है। तो ये फिनिश गुड्स में 1,18,500 में कमी आ गई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसके हिसाब से ये इजाफा आ गया, ठीक है जी, डेबिट हो गया। तो ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर है? आई एम गोइंग टू, मैं आपको 2 मिनट के लिए अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, या मेरे ख्याल में आप सारे अनम्यूट हैं, ठीक है। आप बताएं कि अगर आप जो है वो कोई अगर इसमें ये सब सवाल क्लियर है तो मैं आगे जाऊं। आई होप इट्स सर क्लियर नाउ। मैन्युफैक्चरिंग सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब अप्लाई हम करते हैं ना, पहले तो हम निकालते हैं, तो क्या क्वेश्चन के अंदर हमें ये मिलेगा कि अब ये अप्लाई होना है? देखें, मैं अब हम एक एग्जाम्पल फुल फ्लेज कर रहे हैं, उसमें ये आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी, चलें। अब ये सारी एंट्रीज हमने क्या की हैं, हमने सारी एंट्रीज के टी अकाउंट्स बना दिए, ठीक है। ये एज इट इज जो जो जहां जहां पे कोई जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हमने डेबिट कर दिया, वो जहां जहां पे क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। हाँ, अलबत्ता इसमें सिर्फ एक चीज है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे कि जिसका बिगनिंग बैलेंस हमें पहले से गिवन होगा, जैसे रॉ मटेरियल का बिगनिंग बैलेंस 7,000 है तो वो हमें पहले से नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके जो बैलेंसेस हैं, कुछ अकाउंट्स, अच्छा आप एक चीज आपको ध्यान में ये भी रखनी होगी कि कुछ अकाउंट्स होते हैं परमानेंट अकाउंट्स, कुछ होते हैं टेम्पररी अकाउंट्स, ठीक है। तो परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं वो परमानेंट अकाउंट्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनको फिर कैरी फॉरवर्ड करके फिर वक्तन फवक्तन आपके पास जो है वो जाना। जो आपके इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, वो जैसे ही फिनिश होते हैं तो नेक्स्ट ईयर के फिर फर्ज करें सेल्स अकाउंट, सेल्स आपका एक साल पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में उसका जो नेक्स्ट पीरियड के लिए उसका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये समझ लें सारी आपकी जो है वो टी अकाउंट्स की एंट्री है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे हमने जो है वो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाई है और उससे भी जो है हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई है। अब हम इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा इसको भी समझ लें क्या हो रहा है, देखें। पहले हमारा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, मैंने आपको लास्ट क्लास में फार्मूला बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या होता है। सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि आपकी यहाँ पे पड़ी। अब ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस का मजमुआ है? इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इसमें आपका डायरेक्ट लेबर आ जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि अगर ये तीन चीजें आप कैलकुलेट करके इनको प्लस कर दें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आपने कैलकुलेट किया? आपने ये थोड़ा डायरेक्ट मटेरियल को थोड़ा लेंदी है, आपने स्टार्ट किया बिगिनिंग कितना था, फिर आपने ऐड किया परचेजेस कितनी थी, ये आपको एंट्री से मिल जाएंगी, ठीक है जी। फिर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल, ये दोनों कुल मिला के 7,000 स्टार्ट था, 60,000 का लिया तो 67,000 का पूरा हो गया। फिर आपने रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन जो है वो एंडिंग रॉ मटेरियल देखा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग 15,000 की। अब ये 15,000 कहाँ से आपको आएगी? ये आप अगर अगर आप अपने टी अकाउंट में जाएंगे तो टी अकाउंट में आपकी जो एंडिंग एंट्री आपको जो मिलेगी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो आपको मिलेगा रॉ मटेरियल का, वो 5,000 का मिलेगा। ये आपका यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो कॉस्ट, ये रॉ मटेरियल यूज हमारा कितना हुआ? 52,000 का। लेकिन इसमें 2,000 हमें पता है कि किसका था, 2,000 था आपका इनडायरेक्ट, लिहाजा हमारा नेट जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 50,000, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर 60,000 का, वो आपकी डायरेक्ट लेबर की एंट्री में, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो अप्लाई किया था 90,000 का। तीनों को मिलाया आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी। अब ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके अंदर
जो टोटल कॉस्ट है वो दो, यानी कि इसके ऊपर ये कॉस्ट दो तरह के यूनिट्स पे अप्लाई हुई है। इसके कुछ यूनिट्स तो फिनिश्ड होके चले गए और कुछ यूनिट्स जो है वो आपके अभी तक वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा है। तो आपको पता होगा कि हमने जो है वो फिनिश गुड्स हमारी कितनी, तो देखें हम एडजस्टमेंट करते हैं टोटल टीएमसी में। एडजस्टमेंट कौन सी करेंगे? वर्क इन प्रोसेस एडजस्टमेंट। जब वर्क इन प्रोसेस एडजस्टमेंट कैसे होती है? सिंपल सी बात है, इसको याद रख लें। टीएमसी में यानी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करके एंडिंग माइनस कर, ठीक है जी। तो हमने बिगिनिंग को ऐड कर दिया और फिर उसी वक्त एंडिंग को माइनस कर लिया, तो हमें मिल गई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारी प्राइस क्लियर हो, ठीक है जी। हमें मिल गई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब हमें क्या करनी है? ये हमारी वो यूनिट्स हैं कि जो हमने इस महीने कंप्लीट करके जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसमें वर्क इन प्रोसेस अब शामिल नहीं है। फिर जी हम आते हैं फिनिश गुड्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से अब ऑब्वियसली अब आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग आपको गिवन होगी 10,000, वो आपको गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आप यहाँ पे लेके आ जाएं, 1,58,000 आपको मिल गई। तो टोटल गुड्स अवेलेबल आपको मिल गई कि कितनी है। अब आपको इसमें एंडिंग कर दें फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपकी जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री आपको वहां से मिल जाएगी। और अनरजिस्टर्ड तो ये आपको 1,18,500। यहाँ पे सब आपकी जो, कौन सबको म्यूट करें, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ चलें, और सर स्क्रीन को मैक्सिमाइज। ठीक है जी, ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है वो अनएडजस्टेड, ये जो 1,18,500 ये अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अनएडजस्टेड क्यों है? देखें, हमने जो एक चीज ध्यान में रखें, हमने जो 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 ओवरहेड अप्लाई किया है ना 90,000 का, वो अप्लाइड है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि जब हम अ, देखें, लेट मी टेल यू, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट को अगर आप देखें तो उसकी कुछ सिचुएशन ऐसे थी कि उसने जो क्रेडिट हुआ था वो 90,000 का अप्लाइड था, ठीक है। 90,000 का क्रेडिट बैलेंस जो हमने इसको क्रेडिट किया था, वो एंट्री नंबर 7 में आपको याद होगा कि वो 90,000 का अप्लाई किया था। लेकिन जो एक्चुअल था वो बहुत ज्यादा था, मुख्तलिफ एंट्रीज में था, आपको पता है। हम क्या करेंगे कि हम इसको एडअप करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल एक्चुअल कितना है और आपका जो है वो हमने जो लगाया है वो कितना है। थोड़ा इसको अगर आप थोड़ा पीछे टी अकाउंट्स में जाके देखें तो हम इसको और आसानी से देख सकते हैं। देखें आप टी अकाउंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का टी अकाउंट आप देखें, ये वाला देखें। $95,000। इसके अंदर देखें आपकी सारी एक्चुअल फिगर्स आपकी ये हैं, यानी कि जब हम इसको एडअप करेंगे तो एक्चुअल आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगा है 95,000 का लगा है, ठीक है। लेकिन आपने जो अप्लाई किया, ऑब्वियसली आपने एवरेज के ऊपर अप्लाई किया था, एस्टिमेटेड था, वो आपने अप्लाई किया है 90,000। तो अब क्या हुआ, 5,000 का बैलेंस यहाँ पे पड़ जाएगा। अब उसूलन क्या है देखें, अगर हम इस चीज को थोड़ा और समझें, एक्चुअल एक्चुअल है 95,000, ठीक है जी। एक्चुअल है 95,000 का और आपने अप्लाई किया कितना, 90,000 का। तो देखें आपने जो अप्लाई किया है वो अंडर अप्लाई किया है या ओवर अप्लाई किया है? आपने अंडर अप्लाई किया है, ठीक है। आपको 95,000 एक्चुअल है, आपने अप्लाई किया 90,000, लिहाजा आपका ये केस क्या बनेगा, ये अंडर अप्लाइड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा, ठीक है। अच्छा, 5,000 की इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है क्योंकि एक्चुअल 95 का है, आपने 50। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता था, देखें कभी कभी ये होता है कि आपका या तो अंडर अप्लाई होगा या तो फिर ओवर अप्लाई होगा। फिर फर्ज करें 95,000 एक्चुअल है, आपने लाख अगर कर दिया होता तो 5,000 आपका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट आता, ठीक है। उस सूरत में ये ओवर अप्लाइड हो जाता। तो अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब आप अप्लाई करते हैं तो नतीजा ये हुआ, या तो वो एक्चुअल के बेसिस पे अगर उसको कंपेयर करें, या तो ओवर अप्लाई होगा या अंडर अप्लाई होगा। जब ये अंडर या ओवर अप्लाई होगा तो वो जाहिर है हमें एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी ना। तो 5,000 की ये एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि अब हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करें। तो हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,18,500 थी,
वो बेसिकली अनएडजस्टेड थी, क्योंकि उसमें हमने अंडर और ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एडजस्ट अभी नहीं किया। जब हम ये कर देंगे, अच्छा उसूलन क्या है देखें, थोड़ा अभी अगर आप इसी को देखें, हमने जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे 90,000 अप्लाई किया, 5,000 कम किया, उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 1,18,500, उसूलन 95,000 होनी। जब ये एड होगी तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी, 5,000 से बढ़ जाएगी ना। तो 5,000 से देखें हमने यहाँ पे बढ़ा दी, ये एडजस्टमेंट के बाद हमने बढ़ा दी, और अब आपकी एक्चुअल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसके बेसिस पे आपकी जो एक्चुअल आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,18,500 नहीं है, लेकिन 1,23,000 है। अगर ये अंडर अप्लाइड होता, ये अंडर अप्लाइड था, अगर ये ओवर अप्लाइड होता तो ये 5,000 था माइनस हो जाता, ठीक है, और आपका ये फर्ज करें 1,18,000 से फिर 5,000 कम हो जाता, लेकिन हमारे केस में ये अंडर अप्लाइड है, तो ये हमने ऐड करके एक्चुअल हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 1,23,500। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। No, sir, not question. वेरी गुड, नो सर। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आगे जाता हूँ, आपके लिए, आपको आई एम गोइंग टू, अब इसके बेसिस पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ हमारी इनकम स्टेटमेंट। बहुत ही आसान है बनाना, देखें इनकम स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू कंप्यूट नाउ। अब पूरी की पूरी सिचुएशन हमने कर ली, अब हमारे पास सिंपली इनकम स्टेटमेंट को हमें बनानी है। कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखें, आपको पता है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले हम सेल्स रखते हैं, सेल्स आपकी थी 2,25,000, वो आपको सेल्स की एंट्री से मिल जाएगी। फिर आपको जो रिसीवेबल्स और सेल्स की एंट्री, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,18,500 प्लस कर दें 5,000 हमने ऐड कर दिया, जो कि अंडर अप्लाइड था, तो 5,000 वो तो हमारी अब एक्चुअल या एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,23,500। ग्रॉस मार्जिन 1,01,500 का आ गया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम टोटल ऐड अप कर लें, ये सारे के सारे आपको टी अकाउंट से मिल जाएंगे। जो भी आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग 8वीं एंट्री के बाद की जितनी भी एंट्रीज आप देखेंगे वो एक्सपेंस रिलेटेड एंट्रीज हैं, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उनको ऐड अप कर दें, 87,000 की हो गई, तो आप ये माइनस कर दें, आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गया, जो कि हम कहते हैं कि आपकी जो है वो इस इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है। ठीक है जी, अब आई होप कि वी आर ऑल क्लियर नाउ। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, can you please repeat this last line at the last slide? कौन सी वाली? Income statement. देखिए Sir, इनकम income statement. देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले आपको फिगर चाहिए सेल्स की, एक बिल्कुल वेल डिफाइंड फॉर्मेट है। सेल्स मिल गई, सेल्स कहाँ से मिलेंगी, आपकी एंट्री आपको याद होगा, आखिरी एंट्री में हमने 2,25,000 की वो जो यूनिट 750 यूनिट सेल की हैं, वो आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है जी, असल में यह है कि ये फिगर्स आती कहाँ से, आप देखें, आप इसको बिल्कुल 2,25,000, अगर आप आखिरी एंट्री में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सेल्स की एंट्री 2,25,000 की। सेल्स के अकाउंट में जाएंगे, उसका एंडिंग बैलेंस कितना होगा, 2,25,000, तो आपको ये मिल जाएगी सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से मिलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चले जाएं उधर, आपके 1,23,500 आपने एडजस्टेड निकाल ली है, 1,18,000 थी, 5,000 ऐड कर दिए, तो ये आपको वहां से मिल गई। इससे में से माइनस कर दिया, आपको 1,01,500 का ग्रॉस मार्जिन आ गया। जब ग्रॉस मार्जिन आ जाता है तो उसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किया जाता है। ये सारे एंट्री नंबर 8 से लेके अगर आप ऑनवर्ड्स जाएं तो ये सारी एंट्रीज उसमें जो है वो एक्सपेंसेस की थी। देखें कि कौन कौन सी थी, उन सबको वन बाय वन यहाँ पे आप जो है वो लिख के उनको एड अप करें। कुल मिला के नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 27,000 है, ये कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड है, ये आपकी जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइनस कर दिया नेट ऑपरेटिंग इनकम 14,500। क्लियर? Right, sir. Right, clear, sir. चलें जी, अब मैं थोड़ा और आगे जाऊं। यस सर। अच्छा, अब देखें, Yes, sir. मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं किस चीज के। आपके जो इशू हमने अब उठाया था, कौन सा वाला हमारा इशू कौन सा था, ओवर और अंडर अप्लाइड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। ठीक है, अब आप ये देखें, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा मैं इससे पहले के इसको थोड़ा समझूं, आप पहले तो आप आ जाएं इस पे टी अकाउंट्स पे। देखें टी अकाउंट्स में क्या हो रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के टी अकाउंट को देखें तो यहाँ पे एक मजे की चीज ये हो रही है कि आपके एक्चुअल जो ओवरहेड कास्ट जैसे जैसे अप्लाई हो रही है वो डेबिट होती जा रही है।
ठीक है, लेकिन जब आपकी बीच में एक आ गई जिसके ऊपर आपने उसको अप्लाई किया, तो वो आपने किसके बेसिस पे अप्लाई किया था? वो आपने अप्लाई किया था प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के बेसिस पे। और वो जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट था वो बेसिकली एस्टिमेटेड था। किस चीज का एस्टिमेटेड था? मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ आपकी आसानी के लिए, थोड़ा उसको भी रिकॉल कर दें। वो हाँ जी, अब आप देखें ये इसमें दो चीजें थी। आपने प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैसे किया था? एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट मंथ के शुरू में ही आपने एस्टिमेट कर ली थी, और एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस, यानी कि इसमें हमने डायरेक्ट लेबर अगर लिया था। ठीक है, आपको पता है कि हम पहले हमने ये ले ली, तो ये जो एग्जाम्पल था इसमें आप देखें कि आप फर्ज करें अगर आपने मंथ के स्टार्ट में से आपने एस्टिमेट किया कि 3,20,000 की हमारी ओवरहेड कॉस्ट होगी, कुल मिला के सारे जो छोटे मोटे जो हमारे ओवरहेड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, या आपके एक्सपेंसेस, आपके जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, हीटिंग, यूटिलिटीज वगैरह के, आपने समझ लिया कि 3,20,000, और आपने कहा कि गिवन योर ऑर्डर, आपने समझा कि हमें तकरीबन 40,000 लेबर आवर्स हम इस महीने में काम करेंगे। तो इसके बेसिस पे आपने क्या किया? आपने जो है वो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया। वो कितना था? 8। अब एक जॉब फर्ज करें कंप्लीट हो गई। अब ये जो जॉब अब आपकी कंप्लीट हो गई, तो उसको फर्ज करें ये जॉब 2B47 आपकी कंप्लीट हुई। 8 का आपका परले 27 घंटे इसके ऊपर काम किया है, तो इस जॉब के ऊपर आपने 216 का जो है वो डायरेक्ट लेबर सॉरी अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई किया है। अब ऑब्वियसली इस चीज को आप समझें कि जब इस सिचुएशन की बात होती है तो क्या होता है, इसमें आप समझ लें कि ये जो आपकी अप्लाइड होगा, ये आपका अप्लाइड है बेस्ड ऑन एस्टिमेट। ठीक है जी, अब आप थोड़ा लेट अस नाउ, ओ सॉरी, हाँ जी, थोड़ा अगर आप इसको देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को देखें आप, तो ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो कि आप जैसे बिल आए तो रिकॉर्ड हुआ, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और एक्टिविटी हुई तो अप्लाई हो गई, ये सारा डेबिट हो रहा है। आपने जब जॉब को अप्लाई किया तो 90,000 आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इनके अंदर फर्क आएगा, ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है। अप्लाइड इज बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट ऑन एवरेज। तो ये अगर 90,000 है तो आपने इसको कैलकुलेट किया, ये 95,000 है, 5,000 का डिफरेंस आ गया। अब ये 5,000 अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं पे तो इसको एडजस्ट करना है ना। अब पहले सवाल ये कि इसको एडजस्ट करना कहाँ है? देखें, ये समझ लें कि हमारी जो 90,000 की जो हमने ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये किसका हिस्सा होता है? ये आपके इन्वेंट्री का हिस्सा होता है, मतलब ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा है ना। इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या 3 चीजें आती हैं। एक आती है आपकी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, आपने डायरेक्ट लेबर तो आसानी से कॉस्ट में इन्वेंट्री कॉस्ट में आपने लगा दिया, डायरेक्ट लेबर भी आसानी से लगा दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाना चाहिए था 95,000 का, आपने अप्लाई किया 90,000 का। लिहाजा आपकी जो इन्वेंट्री है, जो आपकी फिनिश गुड्स हैं या जो आपकी टोटल इन्वेंट्री है, उसमें 5,000 रुपए आपने कम अप्लाई किए हैं। तो ये उसको आपको हमें तो वो ये 5,000 आपको इन्वेंट्री को वापस देने होंगे, क्योंकि एक्चुअल उनके ऊपर कास्ट 95 की थी, आपने अप्लाइड की वजह से 90 किया। ये 5,000 कहाँ पे जाएंगे? आपके इन्वेंट्री अकाउंट में जाएंगे। ठीक है जी, तो अच्छा अब हम लेट अस सी। अच्छा, आपके जो इन्वेंट्री अकाउंट आपका जो है, पहले हम इसको अब थोड़ा समझ लें। अच्छा जी, थोड़ा अब इसको समझ लें, ये प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन। एक तो ये क्लियर ज़हन में रख लें कि या तो ये ओवर अप्लाई होगा या तो ये अंडर अप्लाई होगा। ठीक है, एक्चुअल अगर आपका ज्यादा है, इफ एक्चुअल इज ग्रेटर, ये थोड़ा समझ लें इसको हमें। द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द पीरियड बिगिंस एंड इज बेस्ड एंटायरली ऑन एस्टिमेटेड डेटा। ठीक है जी, the overhead costs applied to work in process will generally differ from the amount of overhead costs actually incurred। जब ये आपका एवरेज के बेसिस पे है, एस्टिमेटेड है, तो एक्चुअल और अप्लाइड में हमेशा ज़ाहिर फर्क आएगा। अब आप थोड़ा और से के समझें। रूगल कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल हैड प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट ऑफ 6 पर आवर वाज यूज्ड टू अप्लाई 90,000। ये 90,000 का ओवरहेड आपने अप्लाई किया था। नोट दैट द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ फॉर अप्रैल वाज 95,000, एक्चुअल हालांकि 95,000 थी। अब ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ पीरियड इज कॉल्ड ईदर अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। अब देखें, ये दो केसेस हो सकते हैं। ये बहुत ही कम होगा ऐसा कि आपका 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एस्टिमेट है वो थोड़ा कभी ऊपर होगा कभी कुछ कम होगा। हमारे केस में 90,000 अप्लाई किया गया था और 95,000 एक्चुअल है, तो हमारे केस में ये अंडर अप्लाइड है। ठीक है जी, कभी कभी ये ओवर अप्लाइड भी हो सकता है अगर एक्चुअल कम हो और
आपका अप्लाइड ज्यादा हो तो ओवर अप्लाइड हो जाएगा। अब देखें, अब अंडर अप्लाइड ओवरहेड क्या है? अंडर अप्लाइड ओवरहेड तब आएगा जब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होगा अप्लाइड ओवरहेड, ठीक है? एक्चुअल ओवरहेड विल बी हायर देन अप्लाइड ओवरहेड। ये हमारा केस ऐसे ही है, 95,000 का एक्चुअल है और अप्लाइड कितना है? 90,000 का। तो इस सिचुएशन में इसका नतीजा क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट विल बी अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है? तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जो आपके जो यूनिट्स की कॉस्ट होगी, वो अंडर स्टेट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपने जो 95,000 की जगह 90,000 का ओवरहेड अप्लाई किया है, तो वो अंडर स्टेट हो जाएगी। दूसरा केस क्या होगा? ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड में क्या होगा कि एक्चुअल ओवरहेड आपका कम होगा, अप्लाइड ज्यादा होगा। फर्ज करें ₹1,00,000 आप अप्लाई करते, 95,000 एक्चुअल था, तो 5,000 एक्स्ट्रा लग जाता। उस सूरत में क्या होता? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट विल बी ओवर स्टेटेड, यानी कि आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो ओवर स्टेट हो जाएगी, ठीक है? तो अब दोनों सूरतों में अगर इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा, 5,000 ऐड करने पड़ेंगे। अगर ओवर स्टेटेड होगी तो 5,000 से वो उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये बात आप समझ सकते हैं, तो मुझे काइंडली बताएं कि इट इज क्लियर? इट्स क्लियर, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. ठीक है जी जी? सर, क्लियर। सर ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दें सर। अरे ये कब से रिकॉर्डिंग है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग इज ऑन है ना? Yes, सर। sir. ओके ओके, प्लीज। It is recording, sir, sir. हाँ ना। But sir, remaining meeting time is sir 5 minutes. बस मैं And इसको after the, हाँ हाँ, लेट अस सी, इसको थोड़ा समझें, ये थोड़ा एक तो डायग्राम समझें इसको, फिर मैं एग्जांपल पे आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, वंस वी हैव डन दिस, हमें ये अब समझ में आ गई कि ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड इशू होता क्या है और क्यों आता है, और अगर ओवर अप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारी ओवर अप्लाई के केस में हमारी जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या हमारी जो इन्वेंट्री जो डेटा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी? और अगर जो कम हो जाएगी वो आपकी, तो उस सूरत में फिर आपकी वो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो जाएगी। चलें अब यहाँ पे आ जाएं, ये थोड़ा इस डायग्राम को देख लें। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये वही प्रोसेस है कि हमने किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे। आई डोंट थिंक इफ यू आर डन, अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप इसको हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेट अस नाउ सी अब डिस्पोजिशन ऑफ अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड। अब देखें, डिस्पोजिशन से हमारी क्या मुराद है कि जब हमें पता चला कि हमारा या तो ओवर अप्लाई है या अंडर अप्लाई है, तो हम उसको फिर एडजस्ट कैसे, ओवरहेड बैलेंसेस। अच्छा अब देखें, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, अब इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट ऑफ X डॉलर्स, देन ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड, ठीक है जी? आप देखें, कॉमन सेंस की बात है। हमने जो यहाँ पे आप देखें ये वाली चीज, हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो हमें क्लियर सी बात है कि अगर हमारा अप्लाइड अगर कम है और एक्चुअल ज्यादा है, अप्लाइड कम है और एक्चुअल ज्यादा है, तो ये अंडर एप्लीकेशन का केस है। ये कौन सा केस है? अंडर एप्लीकेशन। और जब अंडर एप्लीकेशन का केस होगा तो हमारी जो बैलेंस होगा ओवरहेड का वो डेबिट होगा। समझ में बात आ गई? देखें ये डेबिट बैलेंस है और हमारा एग्जाम्पल जो है वो अंडर एप्लीकेशन का है। अगर ये ओवर एप्लीकेशन होती तो बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता, ठीक है जी? अब हम आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम इसको समझ रहे थे। तो देखें, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट ऑफ X डॉलर्स, देन ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड बाय X डॉलर, जो हमारा केस है। On the other hand, if there is a credit balance in the manufacturing overhead account of Y dollars, then overhead is over applied by Y dollars. इसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कर लिया है आपकी आसानी के लिए, समझ लें जी। डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, ये अंडर एप्लीकेशन है। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो क्या हो गया कि ओवर एप्लीकेशन है। What do we do to with the balance in manufacturing overhead account in the end? अब इस जो ओवर या अंडर एप्लीकेशन होगी इसका हम क्या करेंगे? देखें, इस चीज को ध्यान में रखें। अब पहले तो ये हमें देखना होगा कि अगर ये पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, और अगर ये कम जा रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा है, तो इसका मतलब है अगर अंडर एप्लीकेशन है तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर एप्लीकेटेड अंडर रेटेड है, और अगर ये अंडर स्टेटेड है, अगर ये ओवर एप्लीकेशन है तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो ओवर स्टेटेड है। अगर अंडर स्टेटेड होगी तो उसको इन्वेंट्री कॉस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा, और अगर ओवर स्टेटेड होगी तो इन्वेंट्री कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें, द अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड बैलेंस, a balance remaining in the manufacturing or account at the end of the period is treated in one of the two ways. अब इसको जो हम 5,000 को हम कैसे इसको हम क्लोज करें, इसको हम कहाँ पे इसको जीरो कर दें ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाएगा।
अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि इसको हम देखें, एक आप समझ लें कि हमारे पास जो चीज थी वो क्या थी, हमारे पास ये जो एडिशन आई है वो इन्वेंट्री अकाउंट में आई है, ठीक है जी, इन्वेंट्री अकाउंट, पहले तो ये इन्वेंट्री अकाउंट समझ लें। अब इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास जो है वो दो किस्म के अकाउंट है, एक हमारी वो जो कि हमारी वर्क इन प्रोसेस वाली इन्वेंट्री अभी पड़ी है, दूसरी हमारी वो जो कि फिनिश अकाउंट, फिनिश गुड्स में, ठीक है जी। इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास दो किस्म के है ना, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। ये जो डिफरेंस होगा ये या तो फिनिश गुड्स में क्लियर ये होगा या तो वर्क इन प्रोसेस में या तो फिर दोनों में। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि इसको आप सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही जो है वो क्लोज, ठीक है, इसका आसान सा तरीका कि ये जो 5000 है, ये जो इसको आप फिश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप इसको एडजस्ट कर दें, यानी कि वो जो चीजें हमारी जो हमने सेल आउट कर दी वो हम उसको जो है वो हम उसमें हम माइनस कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इन तीन में के अंदर जो है वो करें, ठीक है। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, ठीक है। तो हम ये जो दूसरा तरीका है इस 5000 को एडजस्ट करने का, वो ज्यादा डिटेल है और समझ लें एक्यूरेट है कि हम इसको तीन डिफरेंट अकाउंट्स में कर रहे हैं। तो आई थिंक